हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सम्राट एसएसटी क्लासेस। इस चैनल के द्वारा आप लोगों को क्लास 10 एसएसटी का पूरा सिलेबस कवर कराने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें आज हम लोग एसएसटी के अंतर्गत इतिहास का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 4 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 3 पार्ट में यूरोप में राष्ट्रवाद में होने वाली अलग अलग घटनाओं को अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आप लोग को देखना है कि आखिर यूरोप में आगे की घटनाएं क्या थी, तो आप लोग पीछे वाले वीडियो में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति क्या है, इस क्रांति में क्या क्या हुआ था, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इस क्रांति को पढ़ने से पहले हम लोग को एक वर्ड आता है उदारवाद। इसको अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि ये वर्ड बहुत ज़्यादा अगर जैसे ही हम लोग समझने का प्रयास करते हैं तो ये वहाँ पर एक समस्या ऐसा लगता है कि उदारवाद आखिर होता क्या है। तो उदारवाद एक ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो जनतंत्र, लोकतंत्र और गणतंत्र की भावनाओं को बढ़ाने में मदद करते हैं, लेकिन इनकी जो भावनाएं होती हैं वो रूढ़िवादी परंपरा की होती है, यानी जो परंपरा पीछे से अभी तक चली आ रही है उन सभी परंपराओं को बनाए रखने के लिए ये लोग जो संवैधानिक है, गणतांत्रिक है, लोकतांत्रिक है, उन सभी व्यवस्थाओं को वही नियम जो पहले था वो अभी भी वही नियम वही कानून अपनाना चाहते हैं और वो वही नियम कानून को स्थापित करना चाहते हैं। तो उनका जो समुदाय है या वो जो लोग हैं उनको कहा जाता है उदारवाद। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति पर। इसके बाद जो भी वर्ड इसमें डिफिकल्ट लगेगा उसको हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति। ये जो क्रांति है इसका प्रभाव यूरोप पर बहुत हद तक कहा जा सकता है कि जो फ्रांस में क्रांति 1779 ईस्वी में हुई थी 1789 में, उसके बाद जो लोगों के अंदर यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फैलाने की जो एक सीमा थी वो बंद सी हो गई थी उस क्रांति के बाद। तो जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति जैसे ही हुआ, फिर से लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना को विकास करने का एक बार फिर से पुनर्जागरण हुआ था। ये जुलाई 1830 ईस्वी क्रांति की ही देन है। जुलाई 1830 का मतलब है कि यह क्रांति जो है जुलाई के महीने में और 1830 ईस्वी में हुआ था, जिसके कारण इसे जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति कहा जाता है। यह क्रांति चार्ल्स दसम के शासनकाल में हुआ था, क्योंकि चार्ल्स दसम जो था वो अपने आप को राजा बनना चाहता था, वो राजतंत्र चाहता था, और वैसे राजतंत्र जिसमें सभी नियम कानून, चाहे वो गलत हो या सही, सभी लोगों को चार्ल्स दसम का ही नियम कानून को मानना पड़ेगा। तो इसलिए उसने संवैधानिक मार्ग में गतिरोध उत्पन्न करना स्टार्ट कर दिया था कि कोई भी संविधान का वो कोई भी नियम हो, वो नहीं चाहता था कि संविधान के बारे में, जनतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में लोगों को पता चले। इसलिए इसने संवैधानिक मार्ग में बहुत बार विरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया है, और खुद को बचाने के उद्देश्य से, ताकि जनता इस पर क्रोधित ना हो, इसने खुद को बचाने के लिए अपना जो चांसलर है वो पेलिग्निक को नियुक्त किया था, और पेलिग्निक को अपने विचार के अनुसार, अपने मत के अनुसार कार्य करवाता था। लेकिन जैसे ही इन सभी बातों को उदारवादियों को पता चला, उदारवादियों ने इनका विरोध करना प्रारंभ कर दिया, और धीरे धीरे जो 1830 ईस्वी की क्रांति है इसमें 4 देशों के हत्याकांड हुए थे, यानी 4 देशों को गला घोटने का प्रयास किया गया था, जिससे 1830 ईस्वी की क्रांति उत्पन्न हुई थी। और यहीं से जैसे ही जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति उत्पन्न हुई, बुर्बो वंश का जो साम्राज्य है उसका अंत होने लगा, और खुद बुर्बो वंश ने अपने साम्राज्य को आर्मियंस वंश को सौंप दिया। यही जो कारण है
और इसके बाद हम लोग क्लास 10 एसएसटी में इतिहास चैप्टर 1 को जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति को लाइन पे लाइन पढ़ेंगे। जहां भी दिक्कत होगा उसको अच्छे से हम लोग समझेंगे। जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति। क्रांति मतलब होता है परिवर्तन, यानी जुलाई 1830 ईस्वी में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण कोई परिवर्तन हुआ, कोई नया कुछ सीखने को मिला, कुछ नए देश में कुछ परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन। चार्ल्स दशम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। निरंकुश का मतलब हम लोग समझते हैं जिसमें कोई अंकुश नहीं है। निरंकुश, निर्धन अंकुश विसर्ग संधि है, जिसमें निर्धन अंकुश का मतलब होता है, नि का मतलब होता है बिना, और अंकुश का मतलब होता है ना ही कोई रोक टोक, बस अपने मन का। तो ये बिना कोई अंकुश था, इस पर कोई अंकुश नहीं था, कोई दबाव नहीं था, इसलिए इसको निरंकुश कहा गया था। और प्रतिक्रियावादी शासक, कोई भी क्रिया का तुरंत उत्तर देता हो उसको बोलते हैं प्रतिक्रियावादी। जैसे हम लोग साइंस में न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ते हैं कि जो भी क्रिया होती है उसकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पर चार्ल्स दशम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, यानी अगर उस पर कोई भी विचार या कोई भी मत उस पर दबाव दिया गया तो वो उसी विचार उसी मत के अनुसार अपना जवाब देता था। इसलिए इसको चार्ल्स दशम को निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक कहा गया है, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। ये कभी नहीं चाहता था कि फ्रांस में जनतंत्रवाद की भावना, लोकतंत्रवाद की भावना और गणतंत्र की भावना विकसित हो, जिससे लोगों के अंदर लोकतंत्र स्थापित करने का एक विचार उत्पन्न हो और राष्ट्रवाद की भावना को एक नई ऊंचाई मिले, एक नई सीमा मिले। ये नहीं चाहता था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका शासनकाल खतरे में हो सकता था। इसी के डर की वजह से ये हमेशा प्रयास करता था कि फ्रांस में जितनी भी उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं, जो भी भावनाएं हैं, उसको दबाने का कार्य करता था। अगर कहीं इनको लगा कि अगर किसी भी राज्य में, किसी भी भाग में अगर जनतंत्र की भावना उत्पन्न हो रही है तो उसे जल्द से जल्द दबाने का प्रयास करते थे। वहाँ के लोगों को जनतंत्र के विरुद्ध जो भी कार्य करने वाले लोग थे, उनको जनतंत्र के विचारों के समर्थक के जो लोग थे उनके प्रति खड़ा कर देते थे और उनके विचारों को कम करने और उनके विचारों को दबाने का प्रयास करते थे। उसने का मतलब यहाँ पर चार्ल्स दशम है, उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। गतिरोध का मतलब यहाँ पर विरोध से है, अड़चन से है, कि इन्होंने यानी चार्ल्स दशम ने अपने शासनकाल में, क्योंकि इनको पहले से ही डर था और ये पता भी था कि जैसे ही लोकतंत्र के जैसे ही लोग हैं इनके अंदर अगर लोकतंत्र की भावना जगी तो मेरा शासनकाल खतरे में हो जाएगा। इसलिए इन्होंने संवैधानिक जो भी लोकतंत्र के जो भी संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र की जो भावनाएं थी, लोकतंत्र के जो नियम कानून थे, उनके राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। यानी संवैधानिक लोकतंत्र के जो मार्ग है उसमें कई बार विरोध उत्पन्न किए, अड़चन उत्पन्न किए, जिसे यहाँ पर हम लोग गतिरोध के नाम से समझ रहे हैं। उसके द्वारा यानी चार्ल्स दशम के द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। और जैसे ये खुद थे प्रतिक्रियावादी, उसी तरह से अपना जो चांसलर है, अपना जो प्रधानमंत्री भी एक प्रतिक्रियावादी इंसान को बनाता है जिसका नाम पोलिग्नेक है। यानी चार्ल्स दशम ने अपने चांसलर को एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जो खुद प्रतिक्रियावादी था और अपने चांसलर को भी एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया जिसका नाम पोलिग्नेक है। पोलिग्नेक ने पूर्व में लुई 18वां द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के आधार पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेषाधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। यानी जो पोलिग्नेक है, जिसको चार्ल्स दशम ने अपना चांसलर बनाया था, वो पहले ही लुई 18वां के द्वारा जो स्थापित एक सम्मान था
उस सम्मान का नाम है सम्मान नागरिक संहिता। लुई 18वां ने एक संहिता स्थापित की थी, उसका जो नाम है वो है सम्मान नागरिक संहिता, जिसको पेलिग्निक ने फ्रांस के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही इस संहिता के आधार पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना की। जैसे ही लुई 18वां अपने द्वारा स्थापित सम्मान नागरिक संहिता स्थापित किया था, उसी के आधार पर यानी उसी के जैसा कुछ मिलता जुलता अभिजात्य वर्ग की स्थापना किया था पेलिग्निक ने। ये अभिजात्य वर्ग की स्थापना पेलिग्निक ने तब किया था जब वो फ्रांस का चांसलर नहीं बना था, फ्रांस का प्रधानमंत्री नहीं बना था। वो लुई 18वां को देखकर जैसे उन्होंने समान नागरिक संहिता को बनाया था, स्थापित किया था, उसी के आधार पर पेलिग्निक ने अभिजात्य वर्ग की स्थापना की थी। अभिजात्य वर्ग का मतलब होता है किसी खास वर्ग को स्थापना की थी और इस वर्ग में उसे विशेषाधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। यानी इस वर्ग में जितने भी लोग थे उनको विशेष अधिकार देने का प्रयास किया गया, जिसको अभिजात्य वर्ग कहा जाता है। उसके इस कदम को उसके मतलब यहाँ पर हम लोग का पेलिग्निक होगा। पेलिग्निक जो फ्रांस का प्रधानमंत्री बना था और एक प्रतिक्रियावादी था। पेलिग्निक ने इस कदम को जैसे अभिजात्य वर्ग की स्थापना की थी और अभिजात्य वर्ग की स्थापना करने के बाद जो भी उस वर्ग में लोग थे उनको विशेषाधिकार देने का प्रयास किया था, तो उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। यानी उदारवादी एक व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें जनतंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र की भावनाओं को प्रसार करने का कार्य किया जाता हो और ऐसे व्यक्ति जो रूढ़िवादी और पिछली परंपराओं को एक जैसा बनाने का प्रयास करते हैं उनको उदारवादी कहते हैं। तो जैसे पेलिग्निक के इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध यानी जो परिवर्तन लाना चाहता था फ्रांस में, उस चुनौती क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। उन लोगों को यह लगा कि ये जो वहाँ के उदारवादी लोग थे, पेलिग्निक का जो यह कार्य था, उन लोगों को लगा कि जो हम लोग का राष्ट्रवाद का जो भावना है फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको पेलिग्निक ने चुनौती और क्रांति के रूप में हम लोग के सामने पेश किया है। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पेलिग्निक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। यानी जो उस टाइम की जो सदन थी, जो सभा थी और वहाँ के जो प्रतिनिधि करने वाले लोग थे, प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने यहाँ पर जिस उदारवादियों ने चुनौती और क्रांति को समझा था कि पेलिग्निक जो भी कर रहा है वो हम सभी की भावनाओं के विरुद्ध एक चुनौती है, क्रांति के मार्ग में विरोध खड़ा कर रहा है, तो प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पेलिग्निक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। यानी जो भी पेलिग्निक के कार्य थे, जो भी उनकी कार्यप्रणाली थी, अभिजात्य वर्ग को विशेषाधिकार देने का जो उनका मत था, उनके विरुद्ध प्रतिनिधि सदन और दूसरे उदारवादियों ने पेलिग्निक के विरुद्ध गहरा असंतोष व्यक्त किया, असंतोष प्रकट किया कि आपका जो विचार है, आपका जो कार्य वो सही नहीं है। चार्ल्स दसम ने इस विरोध को प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। और जैसे ही उदारवादी और प्रतिनिधि सदन के लोग पेलिग्निक के विचारों पर गहरा असंतोष प्रकट किए, तो चार्ल्स दसम एक प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासक था। जैसे ही इसको पता चला, उसने तुरंत इस असंतोष जो व्यक्त की गई बातें थी, जो भावनाएं थी, उनके विरुद्ध तुरंत इन्होंने अपने प्रतिक्रियावादी विचारों को प्रस्तुत किया। जैसे उन्होंने कोई असंतोष व्यक्त किया, ये तुरंत उसके खिलाफ फिर से जवाब देने लगे और इसी के लिए इन्होंने प्रतिक्रिया के स्वरूप यानी जवाब के स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। यानी 25 जुलाई 1830 ईस्वी के द्वारा
इनके आदेश पर जो देश थे उन्होंने उदारवादियों को गला घोटने का प्रयास किया, यानी उदारवादियों के मत और विचार को खत्म करने का प्रयास किया। इन अध्यादेशों के विरुद्ध पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और जो भी 4 अध्यादेश थे और इन्होंने उदारवादियों के गला घोटने का प्रयास किया, तो उसी समय इन अध्यादेशों के विरुद्ध पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। जैसे ही इन्होंने उदारवादियों को गला घोटने का प्रयास किया, उसी समय पेरिस में इनके विरुद्ध क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी को ग्रीक युद्ध आरंभ हो गया। फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी को ग्रीक युद्ध आरंभ हो गया। ये क्वेश्चन हम सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है कि जब फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई, तो फ्रांस में गृह युद्ध कब हुआ था? फ्रांस में गृह युद्ध 28 जून 1830 ईस्वी को हुआ था और इसे जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति कहते हैं। जैसे ही यानी इस पूरे अभिकथिता में पढ़ो, उसका ये मतलब है कि जो फ्रांस का शासक था चार्ल्स दसम, एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। उसने संविधान में लोकतंत्र की जो मत थी, यानी जो उन लोगों को जो नियम कानून लोगों को पता रहना चाहिए, जो उनका अधिकार था, वो चाहता था कि लोग ना समझे ना जाने। उसके मार्ग में कई सारे गतिविधि उत्पन्न किए थे, जिसके लिए लोगों के अंदर लोकतंत्र को समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी, बहुत ज़्यादा समस्या होती थी। इस तरह से उन्होंने अपना जो प्रधानमंत्री है कोलिग्नेक को बनाया और कोलिग्नेक भी खुद प्रतिक्रियावादी शासक बना और प्रतिक्रियावादी व्यक्ति पहले से था, और जैसे ही वो शासक बना वो प्रतिक्रियावादी शासक बना और उसने लुई 18वां द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के आधार पर अभिजात वर्ग की स्थापना की थी, जिसमें लोगों को विशेषाधिकार देने का प्रयास किया था। और इन्हीं अध्यादेशों के जो विशेषाधिकार इनको मिला था, इसी के विरुद्ध क्रांति हुआ, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप चार्ल्स दसम ने 4 अध्यादेशों द्वारा गला घोटने का हुक्म दे दिया, आदेश दे दिया। और इन्हीं अध्यादेशों के विरुद्ध जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है उसमें क्रांति की लहर दौड़ गई और 28 जून 1830 ईस्वी को गृह युद्ध आरंभ हो गया और इसे ही 1830 ईस्वी के जुलाई की क्रांति कहते हैं। परिणामतः चार्ल्स दसम फ्रांस को राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया और जैसे ही जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति हुई, फ्रांस की सत्ता बोर्बो वंश के हाथ से निकलने लगी, तो उस समय जो चार्ल्स दसम है खुद राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर चला गया और इस प्रकार फ्रांस में बोर्बो वंश का शासन का अंत हो गया। यानी जैसे ही चार्ल्स दसम अपना राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया, वैसे ही फ्रांस में बोर्बो राजवंश की शासन जो थी वो खत्म हो गई, उसका अंत हो गया। फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणामस्वरूप बोर्बो वंश के स्थान पर आर्यन्स वंश का स्थापना हो गया। यानी जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणामस्वरूप इसी के द्वारा जब जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति हुई, तो इसी के परिणाम इसी के रिजल्ट के द्वारा बोर्बो वंश के स्थान पर आर्यस वंश का स्थापना हुई। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुलाई 1830 ईस्वी में उससे पहले जो बोर्बो वंश के शासक थे, बोर्बो वंश था, उसके स्थान पर क्रांति के बाद किस वंश का शासन हुआ? तो वो वंश था आर्यस वंश। इस वंश के शासक लुई फिलिप ने, यानी आर्यस वंश का जो शासक था उसका नाम था लुई फिलिप, और इसने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। यानी इन्होंने जो वहाँ की जनता थी, उदारवादी थी, पत्रकार थे और पेरिस की जनता के समर्थन से प्राप्त की थी। अतः एवं उसकी नीतियाँ उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र के निमित्त रही। निमित्त मतलब होता है वास्ते, ये संप्रदान कारक है, इसको के लिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो जैसे ही जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति हुई, इसके परिणाम स्वरूप जो बोर्बो वंश का शासक था चार्ल्स दसम, वो अपनी गद्दी को त्याग दिया और इंग्लैंड पलायन करने के लिए चला गया।
इसके परिमाण स्वरूप जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति में इसके बाद जो है बुर्बो वंश के स्थान पर आर्नेस वंश का स्थापना हुआ। बुर्बो वंश के स्थान पर बुर्बो वंश हट गया, वहां पर आर्नेस वंश का स्थापना हुआ और आर्नेस वंश का जो शासक था उसका नाम था लुई फिलिप। और लुई फिलिप लोगों के विचारों को समझता था और लोगों के विचार के अनुसार चलना शुरू किया, जिसमें उसने उदारवादियों, पत्रकारों और पेरिस की जो जनता थी उनके समर्थन में कार्य करना शुरुआत किया। और उसके ही फलस्वरूप इसने उदारवादियों की नीतियां और संविधान में जो भी नियम कानून थे उसके पक्ष में रहा, उन्हीं के लिए उन्हीं के नियमित नियम कानून बनाने लगा, जिससे लोकतंत्र की भावना का प्रवाह हो सके। इस तरह से जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति खत्म होती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि आखिर जुलाई 1830 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा है और इस प्रभाव से कितने देश प्रभावित हुए और इसके माध्यम से राष्ट्रवाद को फैलाने में कितना अहम योगदान मिला है। तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 5 के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और एसएसटी को अच्छे से पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग पार्ट 5 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।